चलिए, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय सूत्र स्थान अष्टांग हृदय का श्लोक नंबर 143। अथ औषध वर्ग। औषध का अर्थ कई जगह पे अलग अलग आता है। आपने औषध एक वो पढ़ा होगा कि साल भर जो मतलब वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध और औषध इस तरीके से पढ़ा होगा, है ना। 4 प्रकार के होते हैं स्थावर, ठीक। उसमें भी औषध नाम आया हुआ है। यहाँ जो औषध आया हुआ है अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में, जिस औषध का नाम लिया गया है, इट मीन्स औषध का अर्थ क्या होता है। औषध रोज रोज खाओगे क्या, या ज़्यादा अमाउंट में खा सकते हैं क्या, जैसे आहार खाते हैं वैसे तो खाएंगे नहीं, है ना। थोड़ा इस साइड बैठो, एकदम सामने, ठीक है। तो वो पूरा ऐसा ढेर सारे अमाउंट में खाना नहीं है, जिसको कम अमाउंट में खाया जाए और कभी कभी खाया जाए, वो है औषध वर्ग। मतलब वो सारे द्रव्य औषध वर्ग के अंदर में आएंगे। सबसे पहले बताते हैं लवण। लवण मतलब कि नमक, सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब प्रॉपर अमाउंट जो कभी भी आप रेसिपी भी देखें तो लिखते हैं स्वादानुसार, किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को नॉर्मल पसंद है, वैसा टाइप का नमक। और नमक के भी 5 प्रकार बताए गए हुए हैं। 5 प्रकार के नमक आयुर्वेद में जो बताए गए हैं उनके नाम देख लो। सबसे पहले देखो कि गुण क्या क्या होते हैं, मतलब कॉमन गुण, 5 लवण के कॉमन गुण जो बताए हैं। विष्यन्दी लवणम सर्व सूक्ष्मम सृष्टम मलम मृदु वातघ्नम पाकी तीक्ष्णोष्णम रोचनम कफ पित्तकृत, ठीक है। सबसे पहला बताया विष्यन्दी। विष्यन्दी गुण मतलब कि गीलापन लाने वाला, ठीक है। एक जगह पे मतलब जैसे चिपचिपापन लेकर आता है, पसीज जाता है, जैसे बोलता नहीं है, जैसे नमक ऐसे खुला छोड़ दो तो ऐसा पानी पानी जैसा छूटने लगता है। काफ़ी नमक ऐसे होते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे कॉमन जो देखोगे सामुद्रिक लवण जो होता है, जो आप टाटा सॉल्ट लेकर आते हो, वो वाला। सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब कि बहुत सूक्ष्म स्रोतसों पर आराम से पहुंचने वाला होता है। मतलब जो अपने बॉडी में जितने भी सूक्ष्म स्रोतस बताए गए वो बहुत ही उस जगह तक भी पहुंचने के काबिल रहता है ये, ठीक है। मल को सुखपूर्वक प्रवृत्त कराने वाला होता है। किसी किसी पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है, अगर नमक बहुत ज़्यादा चला तो पसीने छूटते हैं, पसीना आने लगता है। जैसे नमक की क्वालिटी, पसीना आता हो, अब उसको उसको क्या करेंगे, उससे तो अलग ही कंडीशन रहेगी ना, वो तो व्याधित अवस्था दूसरी है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नमक ज़्यादा खाने के बाद में जो पसीना आता है वो इसके मल को प्रवृत्त कराने वाले गुण को दर्शाता है मोस्टली, ठीक है। मूत्र पुरीशस स्वेद ये तीनों ही मल बताए गए हैं, कॉमन मल जो है, ठीक है। मृदु होता है, सॉफ्टनेस रहती है इसमें। वात नाशक है, वात का नाश भी करेगा। पाकी है, अन्न और व्रण आदि का पाक करेगा। पाकी मतलब कि होता है पक्व में लाने वाला। कभी भी खाना पकाने वाले जो होते हैं, मतलब जो रसोइया होंगे या आपके घर में भी मम्मी लोग जो खाना पकाती हैं उनसे पूछिएगा कि कोई चीज़ नहीं पक रही होती है तो कहते हैं नमक डाल दो जल्दी पक जाएगा। पाकी होए मतलब वो पक को बनाने वाला है, ठीक है। अब वो चाहे खाने को पक को बनाए या फिर व्रण को भी पक को बनाने वाला होता है, ठीक है। तीक्ष्ण होता है, शार्प नेचर का रहेगा। उष्ण है, थोड़ा सा हीटिंग प्रॉपर्टी का रहेगा। रुचिदायक, बिना नमक का कोई भी खाना रुचि ला ही नहीं सकता, ठीक है। या तो वो मीठा हो प्रॉपर, ठीक है। नमक अगर पड़ गया तो इट मीन्स कि थोड़ा सा वो रुचिकारक हो जाता है, अपने आप ही उसमें टेस्ट आने लगता है। कम हुआ तो भी रुचि गायब हो जाती है उसकी, ठीक है। कफ और पित्त का वर्धन करने वाला होता है। कफ और पित्त बढ़ाएगा, वात का नाश करता है। अब यहाँ इसके बाद 144 से लेके आगे 145, 146, 147, 148 तक नमक के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एग्जाम में जो आपके भी पूछा जाता है ये सैंधव लवण के बारे में। सैंधवम तत्र सस्वादु वृश्यम हृदयम त्रिदोषनुत लघु उष्णम दृशः पथ्यम अविदाही अग्निदीपनम, ठीक। सैंधव लवण सबसे श्रेष्ठ होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे निकृष्ट कौन सा लवण बताया गया हुआ है, सबसे बेकार। प्रवर अवर ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी वर्ग अगर चल रहा है खाने पीने का, जो भी आयुर्वेद में बताया जाएगा, जैसे अन्न स्वरूप वर्ग आ गया या फिर फल वर्ग अभी पीछे गया, या भी औषध वर्ग चल रहा है, शाक वर्ग गया, शूक धान्य और शमी धान्य, ये सब के वर्ग जो गए हैं, इसमें 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी। एक तो प्रवर कौन सा बताया गया, मतलब सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा होगा, मतलब जो सबसे पहले ग्राह्य, जो सबसे पहले आप उसको पिक करेंगे। और सबसे दूर किस चीज़ से रहना है, मतलब निकृष्ट।
प्रवर और अवर दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। भाई लवण चल रहा है तो प्रवर सबसे बताया हुआ है सैंधव लवण, अवर जो बताया है सामुद्रिक लवण बताया है, ठीक है, जो हम प्रॉपर नॉर्मली खाते हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे, किसी एक लेक्चर में आपने पूछा हुआ था कि हम जो खाते हैं क्या गलत खा रहे हैं क्या, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रूल में आ चुकी हैं बट वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा गलत ही है, ठीक है। सैंधव लवण कब खाएंगे हम लोग, जब उपवास रहता है तब खाते हैं, है ना, और बाकी टाइम पे सामुद्रिक लवण, है ना। तो ये हमें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना समाज आगे लेके जाएंगे। इसमें से जो सैंधव लवण होता है वो थोड़ा सा मधुर रसात्मक रहेगा, नमक होते हुए भी थोड़ा सा मधुर रसात्मक रहता है। वृश्य है, शुक्र धातु पर डायरेक्ट वर्क करने वाला है, हृदय होता है, हृदय को अच्छा लगने वाला है, त्रिदोष नाशक होता है, तीनों दोषों का नाश करने वाला है। लघु है मतलब लाइट है, जल्दी पच जाता है। ईशत उष्ण होता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉपर्टी नहीं लेकर आएगा। इट मीन्स ये जो मल को प्रवृत्त कराने वाला था, जो बहुत सुखपूर्वक मल को निकालने वाला था, वो स्वेद के ऊपर बहुत कम काम करेगा, ठीक है। दृष्टि के लिए हितकर होता है, मतलब ये आँखों के लिए भी अच्छा होता है। अविदाही है, विदाह नहीं करेगा, मतलब दाह उत्पन्न नहीं करेगा। जब ये अल्प उष्ण है तो विदाह भी नहीं करने वाला है, मतलब दाह भी नहीं लेगा, बर्निंग सेंसेशन नहीं लाता है। अग्नि प्रदीपक होता है, हीटिंग प्रॉपर्टी डाइजेशन को बढ़ाने वाला होगा, ठीक। ये वैसे भी डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी, लघु है और डाइजेशन को भी बढ़ाएगा, मतलब अग्नि को भी हार्म नहीं करने वाला है, ठीक। तो सबसे अच्छे अच्छे जो गुण हैं इसके बता दिए। सौवर्चल लवण, लघु सौवर्चलम हृदयम, सुगंधी, उद्गार शोधनम, कटुपाकम, विबंधघ्नम, मतलब विबंध को नाश करने वाला है। विबंध घ्न जिसमें जुड़ेगा, घ्न वो नाश करने वाला है। दीपनीयम रुचिप्रदम, एक तो लघु है, जल्दी पच जाएगा, हृदय है, हृदय को अच्छा लगने वाला है, सुगंधी युक्त है और थोड़ा सा स्मेल आएगी इसमें से। उद्गार शोधक होता है, इसको खाते ही बर पाती है, ठीक है, मतलब जैसे काला नमक नहीं होता वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही क्या है उसी तरीके का ही होता है, ठीक है। वो ब्राउन कलर, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है सौवर्चल लवण, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। और कटु विपाकी होगा, ये वात को बढ़ाएगा, इसलिए कटु विपाकी भी बताया हुआ है। विबंध नाशक, मतलब कुछ अगर बंध है जहाँ पे बंधा हुआ जैसे अन्न है या मल है तो उसका भेदन करने वाला होगा, भेद करके निकालेगा, विबंध नाशक है। अग्नि प्रदीपक है और रुचिकारक होता है। लवण में सारे कॉमन बताए गए रुचिकारक ही हैं, ठीक है। विड लवण देखिए, ऊर्ध्व अधः कफ, वायु का अनुलोम करने वाला होगा। ऊर्ध्व अधः कफ और वायु दोनों का अनुलोमन करेगा, मतलब बॉडी के ऊपरी पार्ट में जो वायु और कफ होगा उसका भी अनुलोमन करेगा और अधः जो है उसका भी अनुलोमन करेगा। अनुलोमन का अर्थ क्या होता है? जो जिस रास्ते से मल निकलने वाला है उसी रास्ते से निकले। किताब में लिखा है? नहीं लिखा। अच्छा, अनुलोम इसके अगर विपरीत निकलता है, गुदा मार्ग से निकलने वाला मार्ग मुख मार्ग से निकलता है तो प्रतिलोम। अच्छा, ये अनुलोमन, हाँ सही समझे हो। अनुलोमन का अर्थ होता है जिस मार्ग से निकलने वाला हो उसी मार्ग से ही वो निकले। अगर अपोजिट हो जाता है तो उसे प्रतिलोम कहेंगे, ठीक है। अनुलोमन करने वाला रहेगा, या इसका एक चीज़ होता है मतलब नीचे दबाने वाला रहेगा। कफ और वायु अगर उत्कृष्ट अवस्था है, मतलब कि थोड़ा सा बढ़े हुए हैं, तो उसका भी वो वहाँ पे सबसाइड करेगा, ये भी एक अर्थ आता है इसका अनुलोमन करने का। अग्निदीपक है, विबंध आनाह विष्टम्भ और गौरव का नाश करता है। ये गौरव मतलब कि बहुत भारीपन जो लगता है उसका नाश करेगा। समुद्र का जो सामुद्रिक लवण जो है, जो समुद्र के किनारे पानी उसका इकट्ठा करके जो बनाया जाता है, इसलिए उसको सामुद्रिक लवण कहते हैं। विपाक में ये मधुर होगा, ठीक। बाकी सब विपाक में कटु थे। कटु विपाक होने से क्या होता है कि जो भोजन आप कर रहे हो अगर वो भारी भी रहेगा तो वात थोड़ा सा उसमें डाल के, मतलब कटु विपाकी है, थोड़ा वात बढ़ाएगा डेफिनेटली, तो वात बढ़ा के वो क्या करता है कि उसका कंपनसेशन हो जाता है, जो उदर में गौरव था वो भी कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अब समुद्र लवण का देखिए, वो विपाक ही उसका मधुर है। इट मीन्स वो थोड़ा सा फैलने वाला, आलस लाने वाला ऐसा रहेगा, ठीक है। गुरु है और श्लेष्म वर्धक है, भारी भी होगा पचने में और श्लेष्मा को बढ़ाने वाला होता है। जो फ्लैबी बॉडी नहीं होती, फ्लैबी मसल्स जो होते हैं, ऐसे थुलथुल वाली बॉडी जिसको कहते हैं, मतलब चलते हैं तो एक बार से सूमो पहलवान देखे हो,
चलते हैं तो ऐसे एक बार पैर रखा तो मसल्स काफ़ी देर तक कंपन करती है उनकी, तो वो जो है सामुद्रिक लवण खाने से वो कंडीशन आती है, फ्लैबी वाली मसल्स हो जाती हैं, पसरने वाली हालत रहती है इसमें। मधुर विपाकी है, एक तो कफ का भी वर्धन करेगा ये, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये, और गुरु भी है, पचेगा भी नहीं जल्दी कि बहुत जल्दी पच जाए। आप थोड़े में अमाउंट में सामुद्रिक लवण यूज़ कर लीजिए और सेंधो लवण यूज़ कर लीजिए, दोनों का देख लीजिए इफ़ेक्ट क्या है। सेंधो लवण जो उपवास में लोग खाते हैं वो पचने में लाइट होता है, इसलिए उपवास में खाया जाता है, मतलब स्टार्टिंग से चला आ रहा है। सामुद्रिक लवण पता नहीं कब से स्टार्ट हो गया, अब चलते चला जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मतलब अब जो खाना भी हम लोग खाते हैं, जो लोग सेंधो लवण पर डे खा रहे होंगे, उनके खाने में अगर ये टाटा नमक या जो सामुद्रिक लवण डाल के देखो किसी ने, उनकी जीभ में ना ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, इतना स्ट्रांग लगता है उनको वो, मतलब वो भारी है गुरु से। हैबिचुअल की बात नहीं है वो, कभी भी आप जीभ पे रख के देखिएगा। सेंधो लवण एक तरफ रख लो, एक तरफ जो है टाटा नमक रख लेना। टाटा मैं बार बार कह रही हूँ, मतलब वो नाम ही पड़ चुका है, क्योंकि सबसे पहले सामुद्रिक लवण वही लेकर आए थे, टाटा जी। अब हम नहीं कहेंगे ठीक है। औद्भिद लवण देखिए, ईशत तिक्त कटुरस वाला होता है, तिक्त होगा और कटुरस वाला होता है। ईशत क्षार भी है, थोड़ा सा क्षार। जब ईशत बोला जाए, ईशत ईशत का अर्थ होता है किंचित, मतलब थोड़े ही अमाउंट में तिक्त रस और कटुरस वाला होगा, थोड़ा सा एल्कली प्रॉपर्टी भी लाएगा, तीक्ष्ण होता है, मतलब शार्प नेचर का रहता है, और क्लेद वर्धन करता है, ये क्लेद भी बढ़ाने वाला होता है। सबके आपने देख लिया। अब कृष्ण लवण काला नमक देख लो। काला नमक में गंध को छोड़कर सवर्चल लवण के सारे गुण होते हैं। सवर्चल लवण में एक गंध गुण था ना, थोड़ा स्मेल आती है उसमें से, लेकिन कृष्ण काला नमक जो है उसमें नहीं आएगी, ठीक है। रोमक लवण देखिए, रोमक लवण लघु होता है। 5 प्रकार के जो लवण बताए गए हुए, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो चरक के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। यहाँ पे 7 लवण बताए हुए हैं, ठीक है, सुन रहे हो? हाँ, तो वो अकॉर्डिंग टू संहिता भी ध्यान देना कि कहाँ से क्या बताया गया हुआ है। ये आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, नंबरिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा आते हैं। एमसीक्यू टाइप। हाँ, मतलब एमसीक्यू अब एंट्रेंस में तो वही आते हैं ना, कहाँ सब्जेक्टिव कहाँ आता है, तो पीएचडी के एंट्रेंस में आएगा कभी। कृष्ण लवण देख लिया, गंध को छोड़ के संवत्सर लवण जैसे ही गुड़ते हैं। रोमक लवण, रोमक लवण लघु होगा। पांशुज लवण जो होता है, एक और लवण इन्होंने नाम बता दिया है, पांशुज लवण ईशत क्षार है, कफवर्धक है और गुरु होता है, ठीक है। इतने सारे लवण आपने जान लिए इसमें, ठीक। लेकिन जब लवण के प्रकार पूछे जाते हैं तो सारे मिला के एक में बताने हैं, ठीक है। लवणानाम प्रयोगो तु सैंधवादी प्रयोजयेत, लवणों का उपयोग सैंधवादी क्रम के उपयोग में करना चाहिए, मतलब प्रायः सैंधो लवण का उपयोग करना चाहिए। अगर उसकी उपलब्धता नहीं है, अगर आप नहीं पा रहे हैं, तो जैसे इन्होंने क्रम बताया कि उसके बाद संवत्सर लवण है, ठीक है, उसी के क्रम में इसकी गुरुता बढ़ने लगती है। मतलब इसके बाद संवत्सर लवण यूज़ कर लीजिए, फिर विड लवण यूज़ कर सकते हैं, फिर सामुद्रिक लवण सबसे बेकार हो गया, और फिर कृष्ण लवण, रोमक लवण, पांशुज लवण, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। धीरे 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 करके नंबरिंग उसकी आगे आगे उत्तरोत्तर गुरु बनाते जाइए, ठीक है। यवक क्षार, क्षार क्या होता है भैया? प्रॉपर एल्कलाइन। अब यवक क्षार अगर बताया हुआ है तो यव से बना है, मतलब जौ का बनाया हुआ क्षार हो गया ये व्याधियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप क्षार कैसे बताऊँ मैं, नॉर्मली इनो पिए हो क्षार, ठीक है, वो वही प्रॉपर्टी है उसकी, तो वैसे ही ये यवक क्षार होता है। यवक क्षार में गुल्म है, व्याधि बता रहे, गुल्म है, हृदरोग, ग्रहणी दोष, पांडु रोग, इसमें कोई भी ऐसी व्याधि नहीं है जो आपको नहीं पता है। फिर पांडु रोग हो गया, प्लीहा रोग हो गया, आनाह है, और गले का रोग है, श्वास रोग है, अर्श है, कफ दोष, और कफ का शमन करता है, कास का शमन करेगा, मतलब ये सारी व्याधियां बताए। और कफ दोष मतलब कि कफ का भी ये दोष का शमन करता है, ठीक है। यवक क्षार का उपयोग मोस्टली जितने भी देख लो भेदन में ही यूज़ होता है, जितने भी व्याधियां हैं, मतलब वेद करके कोई चीज़ कलेक्टेड जब हो जाती है, जिस व्याधि की संप्राप्ति में कलेक्शन है और बंद हो जा रहा है, मतलब एक तो कलेक्शन है और कलेक्शन केवल फैला हुआ है,
तो वो एक व्याधि का संप्राप्ति होगी। एक होती संप्राप्ति मतलब जान रहे पैथोफिजियोलॉजी, और व्याधि होने किस किस तरीके से स्टेप से हुआ है। और एक होता है कि मतलब कलेक्शन होके और बंध गया है, मतलब उसमें अब कनेक्शन हो चुका है किक सेल में, तो वहाँ पे ये यवक्षार का उपयोग सबसे बढ़िया अभी तक प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्षार के सामान्य गुण देखिए, क्षार जो है मतलब एल्कली प्रॉपर्टी के जितने भी किसी भी चीज़ का बनाया जाता है, अपामार का क्षार बनाया जाता है, यवक्षार आप देख ही रहे हो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के क्षार बनाए जाते हैं। क्षार के सामान्य गुण जो बताए हुए हैं वो ये हैं, क्षारः सर्वश्च परम तीक्ष्णोष्णः कृमि जिद लघु पित्ताश्रिक दूषणः पाकी शेद्य हृदयो विदारणः अपथ्यः कटु लावण्यात् शुक्रौजः केश चक्षुषाम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना है, इसीलिए इसको औषध वर्ग में बताया हुआ है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर यूज़ किया तो शुक्र, ओज, केश, आँख, ये चारों के लिए हानिकारक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि क्षार कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को मतलब किस पे अपथ्य बताया हुआ है या अहितकर बताया हुआ है, तो इन चारों के लिए भी बताया गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था और ऑप्शन में ऑल भी था, और कोई एक उसमें ऐसे हटा के बता देते हैं कि इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, वो नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। सभी क्षार जो हैं वो प्रायः तीक्ष्ण होंगे, शार्प प्रॉपर्टी के होते हैं, उष्ण है, थोड़ा हीटिंग प्रॉपर्टी के, कृमिनाशक है, कृमियों का नाश करते हैं। कृमि जो है, कृमि कहाँ होगी, उसका घर कहाँ बनता है कृमियों का, मतलब एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं वो अपना, जहाँ चिपचिपा हो, म्यूकस मेम्ब्रेन, चिपचिपी चीज़ों में बनाते हैं ना, और इकट्ठा हो एक जगह पे। तो मैंने अभी क्या बताया, क्षार कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे चीज़ें कलेक्शन में होंगी वहाँ पे। और कृमियाँ कहाँ पे रहती हैं, कलेक्टेड जो है, जो कफ जैसा रहेगा, चिपचिपा सा पिछलता रहेगी और ऐसे स्टिकी रहेगा, वहाँ पे ही होती है। तो कृमियों का नाश करने के लिए उनके घर पे अटैक करते हैं। ठीक है, एक एक कृमि पकड़ पकड़ के मारोगे तो फिर से घर में जाके घुस जाएंगे, तो इससे अच्छा घर पे अटैक कर दो। तो कृमिनाशक इसीलिए बताया हुआ है, क्षार हमेशा उपयोग कर देना चाहिए जब भी आप कृमि की चिकित्सा कर रहे होंगे। तो लघु होता है, पचने में लघु है, पचने में हल्का है, पित्त रक्त को दूषण करने वाला है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि पित्त को भी दूषित करेगा और रक्त को भी दूषित करेगा, दोनों को ही ये दूषित करने वाला बताया। पाक करने वाला है, यह भी पकाने वाला है, पचन करने वाला है। ठीक है, इसीलिए जब खाना पेट में पड़ा रह जाता है, एसिडिटी होती है, तो इनो पिलाते हैं या कुछ क्षार उपयोग कर लेते हैं। क्यों, ताकि वो जो बचा हुआ पच जाए। ठीक है, छेदन करने वाला है, छेद वाली जो प्रॉपर्टी है, मतलब एकदम प्रिकिंग वाला काम करता है। हृदय है, हृदय को भी अच्छा लगता है, जब सारा सब कुछ निकल जाएगा अपने आप हृदय एकदम फ्री हो जाता है। विदारण करने वाला होता है, फाड़ने वाला, फोड़ने वाला चीज़ होता है। विदारण मतलब कि जैसे वो नहीं होता, फुंसी जो हुई थी उनको, दिव्यांशी को देखा था, फुंसी जो हुई थी तो उसको हमने वो कट लगाया हुआ था, वो कुछ लगाते हैं ना, उसको लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए भी ये क्षार यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो फट जाए और उसका जितना भी पस से कलेक्शन, जो कुछ भी अंदर कलेक्शन वो निकल जाए। तो विदारण का कार्य भी करता है, मतलब फाड़ने का कार्य करेगा ये। कटु और लवण रस होने से, कटु और लवण रस होने से शुक्र, हमने स्टार्टिंग में जब क्षार के बारे में बता रहे थे अभी, तो हमने कहा था शुक्र, ओज, केश और आँख के लिए अहितकर है, मतलब अच्छा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, तो कटु और लवण रस का होने के कारण, कटु रस भी है ज़्यादा इसमें और लवण रस भी है। ठीक है, क्षार के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे फेवरेट चीज़, हिंगू। बहुत लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन खाने में कम अमाउंट में यूज़ करना है, और बेस्ट वात कफनाशक है, बेस्ट वात कफनाशक है ये, और इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है, एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है। हिंगवाष्टक चूर्ण हुआ तो उसमें हिंगू की 1/8 मात्रा उसमें मिली रहती है। ठीक है, हिंगवाष्टक चूर्ण में, इसीलिए उसका हिंगवाष्टक नाम है। हिंगू अष्टक मतलब 1/8 पार्ट हिंगू पड़ा है उसमें। ठीक है, वात कफनाशक है, शूलनाशक होता है। पेट में दर्द हो रहा हो, हींग और नमक मिला के खिला दो, गर्म पानी ऊपर से पिला दो, अपने आप पेट का दर्द शांत हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें। अमीर नहीं महाराज, समीर पन्नग है। अमीर और गरीब पन्नग नहीं होता है, वो तो दूसरी कंडीशन है। समीर पन्नग इज नॉट यूज फॉर शूलनाशक। ठीक है,
पित्त प्रकोपक होता है, पित्त भी बढ़ाने वाला है ये हिंगू। और वात और कफ का अगर नाश कर रहा है, अभी नहीं। रस और विपाक में कटु है, ठीक है, रुचिकारक है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखो, वात और कफ का नाशन भी है और रस और विपाक दोनों में कटु है, मतलब दोनों ही वायु से ही संबंध रख रहे हैं, बस रस और विपाक दोनों, और वात और कफ का नाश भी कर रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट चल रहा है। रुचिकारक है, किसी भी खाने में या सब्जी में कहीं भी, मतलब अगर ये मिला दिया जाता है हिंगू तो टेस्ट बढ़ता है। जिनको पसंद है उनके लिए बता रहे हैं, जिनको नहीं पसंद है उनको तो ये बिल्कुल बेकार और बकवास ही लगेगा। अग्निदीपक है, अग्निदीपक मतलब जाठराग्नि को तेज करेगा, पाचन करने वाला रहेगा और लघु होता है, ठीक है। ये खाना भी पचाता है और लघु भी होता है, इसीलिए जो हैवी चीज़ें होती हैं, जैसे जो पचने में हैवी होती हैं, उड़द हुआ, बैंगन हुआ, अभी गोभी की सब्जी आती है, इन सब में हींग डेफिनेटली पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पचाने के लिए, ठीक है। और लघु भी हो जाता है, पचने में भी लघु कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब शुरू होंगे स्पेसिफिकली औषधि, जो औषधि में ही आते हैं, जैसे हरितिकी, सबसे पहला हरितिकी 153, 154, 155, 156, 157, इतने श्लोक में हरितिकी के बारे में बताया हुआ है। हरितिकी अपने आयुर्वेद में औषधियों में माँ का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है, माता की तरह। तो माता जितना स्नेह करती है अपने पुत्र से, अपने संतान से, उतना ही स्नेह हरितिकी एक व्याधित पुरुष को या स्वस्थ पुरुष को भी करती है, ठीक है, उतना ही स्नेह के साथ में ये वर्क करती है। कषाय है, रस में कषाय होगी, थोड़ी कषायली होगी, माता चट्ठा मार देती हैं, लेकिन अंदर स्नेह हमेशा रहता है, ठीक है। मधुर विपाकी है, इसीलिए इनको कषाय रस होने के बाद में भी मधुर विपाक है, जो इनडाइजेशन, जो डाइजेशन के बाद का जो विपाक रहेगा वो मधुर रहेगा, मतलब जो स्नेह हृदय में जो है वो मधुरी आना है कषाय रस होने के बाद भी। रुक्ष है, दिखाने में रुक्ष रहेगी, लवण रहित रहती है और सारे रस हैं इसमें। लवण को छोड़ दो, बाकी कौन सा रस बचा? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये पांचों रस होते हैं इसमें लवण को छोड़ के। लघु है, पचने में बहुत लघु होती है। अच्छा, पुराने लोगों को देखो, अक्सर हर्रे बोलते हैं इसको, इस रीजन में हर्रे बोलते हैं, हरड़ा बोलते हैं, हिरड़ा बोलते हैं, हरितकी बोलते हैं, काफ़ी नाम है इसके, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे खाने के लिए भी यूज़ करते थे लोग कि पच जाएगा जो भी खाया है, ठीक है। अग्निदीपक होता है, डेफिनेटली डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। पाचन, मेध्य, ये जो एक होता है रीजनरेशन पूरी बॉडी का, एक न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने का कार्य करता है, ये मेध्य है। न्यूरॉन्स मतलब कि जो अपने माइंड में जो चीज़ें डेड पड़ी रहती हैं उनको भी ये बार बार रिकॉल कराता है। हिरणा मेध्य है। मेध्य रसायन किसे कहते हैं? मेध्य रसायन क्या होगा? मतलब जो दिमाग पे कार्य करेगा। मेध्य, मेधा बढ़ाने वाला। मेधा मतलब इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाने वाला, नए बढ़ा देता है, नए न्यूरॉन्स मतलब जैसे जो हम चीज़ें भूलते क्यों हैं? क्योंकि जिस न्यूरॉन्स में हमारा वो जो स्टोरेज बना के रखा है, जो बॉक्स में बंद हो गया है, वो अगर चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, जैसे आपने जो चीज़ पढ़ी आज, अभी घर पे जाओगे फिर पढ़ोगे, वीडियो देख लिया फिर पढ़ लिया, तो ये जब रिवीजन में चलता रहता है तो न्यूरॉन्स नए बने रहते हैं, अब वो कंटिन्यू हो जाते हैं। फिर कभी भी आपको किसी ने कहा कि अच्छा हर रहे ऐसा होता है, हाँ हमने पढ़ा, मैं याद है, ये हो जाता है। अगर आपने आज पढ़ा, किताब बंद, कभी आपने वीडियो भी नहीं देखी, कभी आपने पढ़ा भी नहीं, एग्ज़ाम में अगर लिख भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूरॉन्स वहीं पे स्टॉप हो गए, सीज्ड हो जाते हैं। तो वो सीज्ड जो न्यूरॉन्स हैं उनको भी वो रिकॉल कराने का कार्य करता है। धीरे धीरे वो जैसे मरते हुए को जैसे दिया नहीं लपलपाता है, वैसे ही हरकतें भी करता है, ठीक है। फिर आप रिवीजन करते रहिए, जल्दी जल्दी वो अपना रिकॉल कराता रहेगा, ठीक है। मेध्य रसायन मतलब कि मेधा बढ़ाने वाला, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाने वाला। वयस्थापन मतलब रिजनरेशन, जो बॉडी के सेल्स हैं उसको रिजनरेट करता रहता है। और इन सब में सबसे श्रेष्ठ परम रसायन बताया हुआ है, सबसे श्रेष्ठ हरितकी बताया हुआ है। उष्ण वीर्यात्मक होता है, रेचक का कार्य है, सर मतलब सरगुण, नीचे बढ़ाने का कार्य करेगा, दोषों को भी और मल को भी। आयुष्य के लिए इसीलिए बताया गया कि आयु के लिए हितकर होता है, मतलब आपकी लाइफ के लिए बेस्ट है। बुद्धि, इंद्रिय को बल देने वाला। बुद्धि मतलब
माइंड, माइंड। ठीक है। बुद्धि मतलब इंटेलेक्चुअल पावर हो गया, और इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, इनको बल देगा, ठीक है। हरितकी का अब व्याधि में देखो कौन कौन सी व्याधि है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एक भी व्याधि नहीं बची है जिसका नाम ना लिया गया हो, मुझे जहाँ तक लगता है। कुष्ठ, एक एक करके तुरंत बताते जा रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। कुष्ठ है जो स्किन डिजीज़ है। वैवर्ण मतलब डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जीर्ण ज्वर जो बहुत दिन तक ज्वर बना रहता है, 13 दिन 12 दिन तक, उसमें यूज़ करेंगे। विषम ज्वर, विषम ज्वर का अर्थ होता है पैटर्न में जो ज्वर आते हैं, जैसे 24 घंटे में एक बार आ गया, 24 घंटे में 2 बार आ गया, तीसरे दिन आ रहा है, चौथे दिन आ रहा है, तो ये विषम ज्वर के अंतर्गत आते हैं। शिरोरोग मतलब हेड से रिलेटेड सारी डिजीज़। अक्षिरोग आँख से रिलेटेड सारी डिजीज़। पांडु रोग मतलब अनीमिया का एक सिम्टम, मतलब अनीमिया एक इसका सिम्टम आता है जिसमें श्रोतावरोध होता है। हृदय रोग, हृदय से रिलेटेड सारे रोग जितने भी बताए गए हुए हैं जो जो होते हैं अभी के टाइम पे वो भी। कामला मतलब जॉन्डिस। गृहिणी दोष मतलब डिओडेनम, जेजुनम, इनसे रिलेटेड जो व्याधियाँ होती हैं वो। शोष रोग जिसमें सारी धातुएं शोषित हो जाती हैं। शोथ रोग मतलब जिसमें सब कुछ सूज जाता है, पूरी बॉडी पूरी सूजन में आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग कंडीशन जो होती है। अतिसार मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगना। मेद मतलब स्थौल्य, हैवी वेट जिनका हो जाता है वो, मोटापा बढ़ना। मोह, मोह का अर्थ होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो जाना। मोह मतलब जब इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। नहीं कर पाती तो उसको वही कहेंगे ना, एकदम अनकॉन्शियस, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट आप मोह, मोह के बारे में बता रहे थे ना, अनकॉन्शियसनेस, मतलब जब आप बता रहे थे इंद्रियों का अपने विषय को प्राप्त ना करना, तो विषय को प्राप्त ना करने का मतलब मूर्छा। पढ़े थे, मोह में होता है कि इंद्रियां अपने विषय को सही से नहीं ग्रहण करती हैं, और मूर्छा में बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करती हैं, हैं। हाँ। तो मोह मतलब कि किसी एक चीज़ का ही रह जाना, ठीक है, किसी एक चीज़ में लिप्त हो जाना। एक चीज़ होता है ना, मैं मुझे बहुत मोह है उससे, तो बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी, मतलब एक ही इंद्रिय काम करेगी या फिर वो भी नहीं काम करेगी, इस तरीके का भी एक कंडीशन होती है मोह में, ठीक है। छर्दी, छर्दी मतलब वमन, वॉमिटिंग, ये तो पता ही है। कृमि रोग, कृमि मतलब 20 प्रकार के सभी रोग जितने भी कृमियों के प्रकार बताए गए हुए हैं। श्वास मतलब कि सांस के से रिलेटेड व्याधि, कास में भी यूज़ होता है, प्रसेक में भी यूज़ होता है। प्रसेक मतलब लाला स्राव बहुत ज़्यादा होना, सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये एक सिम्टम भी है और एक व्याधि भी है। सिम्टम तब होता है जब जो है ये प्रमेह के प्री सिम्टम में आता है। प्रसेक बहुत ज़्यादा लाला स्राव बहुत पेशेंट बताते हैं, बहुत स्टिकी सा मुंह हो रखा है, ये भी बताते हैं। और एक व्याधि के रूप में भी आता है विदाउट एनी सिम्टम ऑफ प्रमेह। अर्श में भी यूज़ होता है, प्लीहा रोग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। प्लीहा मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज़। आनाह, आनाह मतलब कि गड़गड़ाहट जो होती है पेट में, वो कंडीशन। गर्विश, गर्विश क्या होता है? गर्विश, गर्भविश, गर्भविश नहीं, गर्विश, गर्विश। गर्विश का अर्थ होता है ऐसे पॉइजन जो जल्दी एक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उन्हें गर्विश कहते हैं। उदर रोग मतलब कि एब्डोमिनल रिलेटेड डिजीज, ऐसा अभी आपके नए नए बुक में लिखा हुआ आता है, बट दिस इज द असाइटिस कंडीशन ऑफ अ पेशेंट ऑफ, और यू कैन से अ डिजीज जिसमें पेट पूरा फूलता चला जाता है, उसे उदर रोग कहेंगे, ठीक है। 8 प्रकार के बताएंगे। जलोदर इज अ टाइप ऑफ उदर रोग, ठीक है। 8 प्रकार के उदर रोग बताए गए हुए हैं। स्रोतो विबंध मतलब जितने भी चैनल्स बताए गए हैं बॉडी के, उसमें विबंध हो जाना मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाना, ये एक कंडीशन भी है और एक व्याधि भी है। गुल्म, गुल्म का अर्थ पता ही है, फ्लैटम जो बोलते हैं वो। और उरुस्तंभ, उरुस्तंभ, उरुस्तंभ क्या होता है? उरु कहाँ है? उरु कहाँ है? वो स्तंभ, पढ़े थे कहीं तो। उरु किसे कहते हैं आयुर्वेद में? उरु, उरुअस्थि, उर्वास्थि, उर्वास्थि, उर्वास्थि कहाँ है? हाँ, उर्वास्थि, फीमेल को कहते हैं। हाँ। तो उसका स्तंभ हो जाना, फीमर की जो बोन है उसका स्तंभ हो जाना मतलब स्टिफनेस हो जाना, थाई रीजन का स्टिफनेस हो जाता है, वो एक व्याधि है। बहुत ऐसी व्याधि, ऐसा क्वेश्चन आता है उर स्तंभ के बारे में अक्सर कि ऐसी व्याधि जिसमें पंचकर्म नहीं करा सकते हैं, वो एक ऐसी व्याधि है, एक सिंगल व्याधि इसमें एक भी पंचकर्म नहीं होता, यह है उर स्तंभ। अरोचक, अरोचक मतलब जिसमें एनोरेक्सिया कह सकते हैं, खाने का मन नहीं करता, भूख लगी रहती पर मन नहीं करता। आदि विकारों में और कफ वात दोष जन्य विकारों को ये नष्ट करती है। इतने सारी व्याधियाँ अभी तक
फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर की बुक में देख रहे हो, अष्टांग हृदय में पहली ऐसे द्रव्य है जिसके बारे में इतनी सारी व्याधियों को गिनाया गया कि इतनी सारी व्याधियों में इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, और कैसे यूज़ होगा, कितने अमाउंट में यूज़ होगा, किस चीज़ के साथ में यूज़ होगा, ये सब आपको थर्ड ईयर में मतलब जब चिकित्सा पढ़ाई जाएगी तब बताया जाएगा। ठीक है, अभी बस इसकी महानता देखते रहो। ठीक, नेक्स्ट है आमलकी। आमलकी का एक सिनोनिम है धात्री। व्हाट इज़ धात्री? धात्री मतलब जो इंस्टेड ऑफ मदर, जिनकी मदर नहीं होती है या माँ के समान जो स्नेह करती है, उसे मासी, नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग मासी। धात्री, धात्री मतलब कोई भी हो सकता है, रिलेशन में नहीं है तो वो भी हो सकता है। ऐसे भी होते थे कि लोग मतलब जब काश्यप संहिता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि स्तनपान करने के लिए ऐसी औरतों का मतलब जो महिला जो चूज़ की जाती थी वो किस वर्ण की होनी चाहिए, वर्ण मतलब उसका स्किन कलर कौन सा होना चाहिए और उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो धात्री के लक्षण बताए गए हुए हैं। ठीक है, आमलकी हरितिकी के समान गुणवाली ही होती है, परंतु वीर्य में शीत रहेगी, अम्ल रसात्मक होती है और पित्त और कफ का शमन करती है। अम्ल रस का ऐसा द्रव्य जो पित्त का शमन करता है वो है आमलकी। वैसे जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो पित्त तुरंत बढ़ाती हैं, लेकिन आंवला ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है विभीतिकी मतलब बहड़ा। ये बहुत कॉमन सी दवा है। आंवला, हिरड़ा, बहड़ा मतलब आमलकी, हरितकी, विभीतिकी, इन तीनों को मिला दो तो त्रिफला हो जाता है। आगे वो भी बताएंगे। बेहड़ा कटु विपाकी है। ठीक है, शीतवीर्य है और केश्य है, मतलब बालों के लिए बहुत अच्छा है विभीतक, और कुछ कुछ हरड़ और आंवले के समान जैसा ही, मतलब गुण भी इसके थोड़े बहुत आंवले जैसे ही मिलते हैं। इन तीनों को मिला के त्रिफला बनता है। अब त्रिफला के गुण सोचो क्या होंगे, अगर ये अलग अलग इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, तीनों के अलग अलग लगभग समान है, सारी व्याधियों में यूज़ हो रहे हैं अलग अलग, और उन तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब मिल गया। अब इनका क्या गुण होगा वो तुम जानो, कितना कितना स्पेसिफिक गुण हो जाता है। ठीक है, त्रिफला एक उत्तम रसायन है। इसके पहले बाकी तीनों के बारे में क्या बताया गया, एक रसायन है, मेध्य रसायन है और परम रसायन है, ऐसा बताया गया, श्रेष्ठ रसायन है। लेकिन अब आ रहा है कि इयम रसायन वरा, रसायन मतलब इयम रसायन, वरा, वरा त्रिफला का पर्याय भी है। ठीक है, त्रिफला अक्षी रोग नाशक है, मतलब आँखों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो लोग त्रिफला का सेवन, कुछ लोग हैं ऐसे जो बताते हैं कि हम त्रिफला रोज खा लेते हैं तो उनकी आंखें बड़ी अच्छी रहती हैं, मतलब आँख रोशनी की बात कर रहे हैं, आँखें मतलब सुंदरता वाली आँखें नहीं, और रोशनी उनकी बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है, जल्दी चश्मा नहीं लगता उन लोगों को। ठीक है, रोपण का कार्य करता है। रोपण का अर्थ होता है व्रण का रोपण करने वाला। त्वक विकार, स्किन रिलेटेड डिजीज में भी काम करेगा। क्लेद, मेद, प्रमेह, कफ, रक्त विकार नाशक होता है। इनमें जितनी भी चीज़ें आपने देखी, आमल की, हरित की, विभूति, सब लगभग कटु रसात्मक है, कटु विपाकी है, ऐसा होता है। तो क्लेद, मेद और कफ, इन सबको ये शमन करेगा। ठीक है, इसलिए त्रिफला बेस्ट होता है। सबसे अच्छी बात है ये रुक्षता का नाश नहीं करता है, लेकिन मतलब सॉरी ये स्नेह का नाश नहीं करेगा बॉडी में, रुक्षता इतना ज़्यादा नहीं लाता है, क्योंकि आंवला खुद एक स्निग्धता लिए हुए द्रव्य रहेगा त्रिफला में। आंवले की स्निग्धता कैसे पता करते हैं, खूब आंवला जो है उबल रखा है, उबाला हो और ऐसे ऐसे उसको कर लो हाथ से, खूब खूब मसल लो, या आंवला का जो रस होता है उसको ऐसे हाथ में काफ़ी देर तक रस में डिप करके रखे और अपने आप हाथ ऐसे ऐसे करोगे तो इसे सरकने सा लगता है। ठीक है, बहुत अजब से सिम्टम्स आते हैं उसमें। ठीक है, वीडियो ऑटोमेटिक कट हो गई, अपना स्पेस नहीं है। पॉज करो। पॉज क्या करना गया, बंद हो गया? हम कहाँ बंद हो गया? हाँ। त्रिफला मतलब 3 फल। 1 मिनट पॉज करिएगा। त्रिफला का मतलब होता है 3 फल। त्रि मतलब 3 और फल मतलब तीनों चीज़ें इसमें फल वाली ही यूज़ होंगी, तीनों का फल यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम त्रिफला है। उत्तम रसायन है, अक्षी रोग नाशक है, व्रण रोपण का कार्य करता है, व्रण को भरने का कार्य करेगा। त्वक विकार मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज, क्लेद, मेद, कफ, ये सब बता ही दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 160 में त्रिजात और चातुर्जात बताया गया हुआ है। नाम याद रखना, त्रिजात मतलब 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, चातुर्जात मतलब कि इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है। अब त्रिजात में कहते हैं सकेशरम चातुर्जातम त्वक, पत्र,
एलम त्रिजातकम। ठीक है। त्वक पत्र एला, ऐसा याद रखो, त्वक पत्र एला। त्वक एला माने मतलब कि इलायची। हाँ, त्वक मतलब दालचीनी, पत्र मतलब तेज पत्ता, पत्र मतलब तेज पत्ता, ठीक, पत्र। एला मतलब इलायची। ठीक है, ये तीनों मिलके त्रिजात बनते हैं। और त्रिजात में केसर मिला दो, केसर मतलब नाग केसर, वो केसर नहीं है ये, नाग केसर मतलब एक द्रव्य का नाम है, तो चातुर्जात हो जाता है। ये पित्त को प्रकोप करने वाले हैं, तीक्ष्ण हैं, उष्ण हैं और रूक्ष भी होते हैं, रुचिकर हैं और अग्नि प्रदीपक हैं। खाना खाना अच्छा बना देते हैं, सारे मसाले हैं, याद रखना, कम अमाउंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, और अग्नि प्रदीपक होते हैं, मतलब खाने को ये डाइजेशन भी आपका इंक्रीज़ करेंगे। कहीं अगर पिक लगी हो तो उसकी देख लेना। ठीक है, अगर आपकी बुक में बनी हो तो ठीक है, अदरवाइज गूगल पे सर्च कर लेना, इट्स वेरी कॉमन। यही त्वक एला और ये पत्र तो का। देखा है, दालचीनी देखी है, हाँ, तेज पत्ता देखा दालचीनी, है, हाँ, छोटी वो इलायची नहीं देखी बार क्या? बार रेड कलर का होता है, तब फिर छोटी इलायची सफेद होती है, तेज पत्ता लिप्टिस के क्या पत्ते हैं। लाल लाल क्या? कहते हैं जो दालचीनी होता है, हम्म। बाहर से हल्का लाल कलर नहीं, मतलब हल्का लाल नहीं, किसी टाइप का कवर लगा होता है, सवाइन जो बनती हैं उसमें डाली जाती है। सेवई जो बनती है उसमें दालचीनी पड़ती है ना। हाँ, इतनी इतनी बड़ी होती बिरयानी है। में पड़ती है, मसाले में पड़ती है, गरम मसाले में दालचीनी पड़ती ही पड़ती है, स्टिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए नेक्स्ट 161 का पहला वाली लाइन, जिसमें मरीच के बारे में बताया गया। मरीच मतलब काली मिर्च। ठीक है, रस और विपाक दोनों में कटु होगी, मतलब तीखी होती है, कफनाशक होती है, लघु होती है। कफनाशक मतलब कफ का नाश करेगी, और लघु पचने में हल्की होती है। ठीक है, पिप्पली नेक्स्ट देखेंगे 161 और 162 में। पिप्पली आपने देखा होगा, पाइपर लॉन्गम इसका बोटानिकल नेम है, बुक में बना होगा, नहीं मिलेगा तो गूगल पे सर्च कर लेना। दो तरीके की पिप्पली यूज़ होती है, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र मतलब जो गीली रहेगी तो ये हरे कलर की रहती है, और जब सूखी हो जाती है तब ये काले कलर की हो जाती है। ठीक है, आर्द्र जो है उसका गुण अलग रहेगा, शुष्क मतलब सूखा जो है उसका गुण अलग हो जाता है। आर्द्र जो होती है हरी पिप्पली, वो कफ का वर्धन करेगी, कफ को बढ़ाने वाला कार्य करती है। मधुर होती है मतलब मीठी रहेगी, शीत वीर्यात्मक होती है, मतलब शीत गुण वाली रहती है, और गुरु और स्निग्ध होगी, पचने में भारी होती है और स्निग्धता लेकर आती है। शुष्क पिप्पली मतलब सूखी हुई पिप्पली, जस्ट विपरीत गुण की होगी, जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ये कफ का वर्धन नहीं करेगी, फिर कफ का नाश करने वाली होगी। स्निग्ध है, वृश्य है, मतलब ये शुक्र धातु पे वर्क करने वाली है, रस में कटु रहती है, मधुर विपाकी है, वात कफ का नाश करेगी, श्वास कास का भी नाश करती है, इस व्याधि में बहुत अच्छे से यूज होती है। लोग शहद के साथ में ऐसे ही किलो किलो भर खाते रहते हैं, किलो किलो मतलब मेरा कहने का मतलब बिग अमाउंट में लोग खा लेते हैं इसको। सर होती है मतलब रेचन का कार्य करेगी। रसायन के अलावा पिप्पली का अधिक लंबे का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बताया हुआ है, थोड़े समय के लिए इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, रसायन में जब पिप्पली रसायन बताया गया हुआ है, रसायन अध्याय में, चरक संहिता चिकित्सा स्थान के रसायन अध्याय में जो बताया गया हुआ है, उसमें पिप्पली रसायन बताया हुआ है, जिसमें 1000 पिप्पली तक यूज़ करने के लिए बोला है। अगर आप एज अ रसायन यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ द कंडीशन कि कब ये पिप्पली रसायन यूज़ करना है। उसके अलावा बिग अमाउंट में पिप्पली नहीं यूज़ करना है। ये भी कहा गया हुआ है आगे, ना उपयुंजीत त्रिणी द्रव्याणी। कौन सी द्रव्याणी? त्रिणी द्रव्याणी मतलब 3 द्रव्य। कौन कौन से? क्षार, पिप्पली, लवण। इन तीनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब रसायन की बात आती है तो पिप्पली बिग अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, क्षार और लवण तो भी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए शुंठी। शुंठी और अदरक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 163 नंबर के श्लोक में शुंठी बताई गई है, और 164 नंबर के श्लोक में अदरक बताया गया हुआ है। शुंठी के गुण देखेंगे, अग्नि प्रदीपक होता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। वृश्य है, डायरेक्ट शुक्र धातु पर कार्य करने वाला है। ग्राही है, बांधने का कार्य करेगा। हृदय है, मतलब हृदय को अच्छा लगेगा। विबंध कारक, विबंध नाशक है, विबंध का नाश करने वाला होता है ये शुंठी। शुंठी का उपयोग जब किया जाता है तो इसमें थोड़ा सा सरगुण भी आएगा, इसमें मतलब मोशन भी ये कॉज करता है। रुचिकर है, खाने में अच्छा लगेगा। लघु, पचने में हल्का होगा। मधुर विपाकी है, स्निग्ध, उष्ण और
कफ वात नाशक होता है, कफ और वात दोनों का नाश करने वाला है। ठीक है, शुंठी। अब अदरक से शुंठी बनाई कैसे जाती है? चूने के पानी में भिगा के। चूल्हे के पानी में या जी ऐसे हाँ, सुखा दी जाती है? ऐसे सुखाओगे सड़ जाएगी। कभी सूखी हुई अदरक देख लो, सूंठ बन गई तो हमको बताना। ठीक है, उसको चूने के पानी में प्रोसेस किया था। आई डोंट नो द एक्चुअल प्रोसेस, बट चूने के पानी में उसको भिगा के बनाते हैं। अदरक, अदरक के गुण में बताया गया शुंठी के समान गुण ही होता है। ठीक है, अब ये तीनों मिला के त्रिकटु कहलाते हैं, क्योंकि तीनों कटु रसात्मक है। कौन कौन से तीनों? पिप्पली, मरीच, शुंठी। अदरक नहीं, पिप्पली, मरीच और शुंठी मिला के त्रिकटु कहलाते हैं। त्रिकटु क्यों? क्योंकि तीनों कटु रसात्मक है, 3 कटु रसात्मक। और ये तीनों जब मिला दिए जाते हैं तब ये स्थौल्य मतलब मोटापे को कम करेंगे। अग्निसाद मतलब अग्निमांद अगर है, अग्नि कहीं छिपी हुई है, बंद हो गई है, दब गई है, डाइजेस्टिव फायर, तो उस कंडीशन में ये काम आता है। ठीक है, लेकिन कम अमाउंट में तब भी यूज़ करना है। श्वास में यूज़ होगा, कास में यूज़ होगा। श्लीपद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्लीपद? डू यू नो द व्याधि श्लीपद? हाँ ठीक पाऊँ। नहीं। एलिफेंटियासिस, हाँ हाँ वही। जिसमें पैर पत्थर जैसा मोटा सा हो जाता है, उसे श्लीपद कहते हैं। ठीक है, पीनस, पीनस मतलब कोराइजा या राइनाइटिस। ठीक है, इनका नाश करती है। याद होने लगी व्याधि है ना, गुड बॉय। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे चव्य। अब श्लोक नंबर 165, ये औषधि वर्ग चल रहा है। अब धीरे धीरे आपको ट्रीटमेंट सिखाई जा रही है कि घर के मसालों से ट्रीटमेंट शुरू करिए। क्यों बताया गया है सूत्र स्थान में ये कि जो औषधि वर्ग में आए हुए द्रव्य हैं वो एज अ आहार यूज़ करते हैं आप। एज अ आहार सब यूज़ होते हैं। कब? जब किचन में आप देखेंगे आपके मसालों के रूप में जो यूज़ होते हैं स्मॉल अमाउंट में, वही हैं आपके औषध द्रव्य। ठीक है, अब कौन सी चीज़ किस चीज़ में यूज़ होती है, क्यों नहीं सोचा किसी ने कि नहीं भैया कद्दू जो छौंकी जाएगी, जो कद्दू की जो सब्ज़ी बनेगी वो जीरे में बनेगी? क्यों नहीं सोचा? मेथी में ही क्यों बन रही है? क्योंकि औषध वर्ग का कॉम्बिनेशन। जब जीरे का छौंका लगता है तो लौकी ही डाली जाती है उसमें। लौकी जब बनती है तो जीरे के ही छौंके पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्यों जीरे में फ्राई हो रही है? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ औषध द्रव्य विद आहार वर्ग। ठीक है, तो औषधियाँ इसमें औषधि गुण होने के नाते इसको कम मात्रा में यूज़ करना है, और अभी ही आप समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट अभी से आप सीखना शुरू कर सकते हैं, मतलब कर दिए हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये हो गया अरे ये तो हम जानते थे, तो बात अलग है। ठीक है, चव्य देखेंगे। चव्य और पिप्पली मूल, पिप्पली का उपयोग अलग होता है, मूल मतलब उसका रूट, और मरीच ये कुछ अल्प गुण वाले होंगे। मतलब चव्य और पिप्पली मूल जो होते हैं, मरीच मिर्च जो है, काली मिर्च से थोड़े अल्प गुण वाले होंगे, लेकिन सारे गुण वही होते हैं चव्य में भी और पिप्पली के मूल में भी। बात समझी कि नहीं? मिर्च में जो, काली मिर्च में जो गुण है उससे थोड़ा सा कम गुण चव्य में होगा, और थोड़ा सा कम गुण भी पिप्पली मूल में भी होगा। ठीक है, चित्रक, चित्रक ये पाक में अग्नि के समान होता है, मतलब पचने में जो है वो अग्नि के समान है। वेरी नाइस। ठीक है, शोथ को कम करेगा। पचने में अग्नि के समान मतलब क्या है? पाचन एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है चित्रक। इसीलिए जब गृहिणी दोष होता है, गृहिणी रोग होता है, तो चित्रक का उपयोग किया जाता है। चित्रक आदिवटी हुआ या कॉम्बिनेशन के साथ में चित्रक यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से उठा सकते हैं मतलब। बिल्कुल उठा सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि चिकित्सा अभी आपको बताई जा रही है। ये व्याधियाँ गिनाने की क्या ज़रूरत है? बस बता देते हैं औषधि वर्ग में इतना आता है, ये गुण होते, बात खत्म। व्याधियाँ बताने का मतलब यही है कि अभी से ही जाने रहो। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि आपको व्याधियाँ आनी चाहिए और व्याधियों में ये यूज़ होना है। दिस इज़ द बेसिक थिंग। मतलब अगर आपके पास में गृहिणी, शोथ, इन सब गृहिणी अतिसार का पेशेंट आ गया, या जिसकी अग्नि बहुत मांद है, एकदम भूख ही नहीं लग रही है, उस कंडीशन में आप चित्रक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पाचन को बहुत बढ़ाता है। अग्नि के समान पचन करेगा ये, जितना बाहर की अग्नि पचा रही है, पका रही है, उतना। ठीक है, शोथ अर्श, कृमि और कुष्ठ का नाश करता है। शोथ मतलब जो शोथ कब होगा? जब कोई चीज़ पचेगी नहीं और वो फैल जाती है, तब होता है शोथ। अर्श, अर्श का सबसे पहला स्टेप ही है अग्निमांद्य।
आर्च मतलब हेमोरॉइड्स ना, पाइल्स। इसका सबसे पहला स्टेप ही है कि कभी पेशेंट की हिस्ट्री ये ज़रूर रही होगी कि भूख नहीं लगती थी, भूख बहुत डिस्टर्ब रहती थी, तब भी खाना खा लिया करते थे क्योंकि मेस का ज़रूरत थी, और जो है मेस में खाना 8 बजे बंद हो जाता है मेस, तो इसलिए 8 सबसे बजे बड़ी खा दिक्कत लेते यही थे। रहती है, ठीक अगर है, मजबूरी में खाता है। तो ये व्याधियाँ भी तो ले रहे हैं लोग गिफ्ट में, अगर मजबूरी में खा भी ले रहे हैं कि चलो ठीक है। सबसे ज़्यादा खाना कब खाया जाता है मजबूरी में? माता के प्यार में। वो ठीक है, लेकिन ये हॉस्टल में ज़्यादा रहता है। ठीक नहीं है, माता का प्यार क्या, बारात में रोने लोगे तो पका देंगे। वो भी नहीं बात है ना। जैसे भूख नहीं लगी है, मम्मी कहनी खा लो, सब खा चुके हैं, तुमको खाना ज़रूरी है, तो भाई खा लो, बिना भूख के खा लो। तो वहीं पे जो है माता का प्यार हुआ, और जो है दोस्तों की पार्टी हुई, कहीं जो है यहाँ पे किसी दावत में गए हैं, बिना भूख के पहुंच गए हैं तो भी खा लिए, क्योंकि लिफाफा दिए हैं तो उसका उतना निकालेंगे कैसे, ये भी तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है अग्निमांदे के लिए। 150 दिए हैं। ऑब्वियसली अगर 151 रुपये देकर आए हो तो मतलब कि उतना खाना तो खा लो एटलीस्ट, मतलब लगे कि हाँ 151 रुपये देकर आए हैं। कृमि और कुष्ठ इन सब का नाश करता है। ठीक है, ये जितनी भी व्याधियाँ सब अग्निमांद की वजह से ही होती हैं। अब आते हैं हम 166 में पंचकूल। ये जो त्रिफला, त्रिजात, चतुर्जात, त्रिकटु, पंचकूल, बृहद पंचमूल, ह्रस्व पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके द्रव्य गुण पूछे न जाएं, लेकिन द्रव्य के नाम आपको आने चाहिए। पंचकूल में क्या है? पंचकोण में 5 चीज़ें हैं, 5 है ना, पंच नाम है। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं। अब पंचकोल यूज़ कहाँ किया जाएगा? पंचकोल पांचों मिला के प्लीहा रोग, गुल्म रोग, उदर रोग, अनाह, शूलनाशक और परम अग्निदीपक है। पंचकोल का फांट यूज़ किया जाता है कब? सिस्ट की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है पंचकोल का फांट। अच्छा है, यूज़फुल है इसका। ठीक है, या इसका अनुपान दे दिया जाता है कि मतलब दवा दे दो, उसके पीछे पंचकुल का फांट पिला दो, ये भी होता है ना। ठीक है, अब देखते हैं बृहद पंचमूल। दशमूल सुना है? दशमूल महाराज क्या? नहीं, दशमूल। दशमूला रिष्ट सुना हाँ, होगा, दशमूल अरिष्ट। उसमें दशमूल होते हैं। दशमूल का अर्थ होता है कि 10 रूट्स ऑफ 10 डिफरेंट प्लांट। ठीक है, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक बृहद पंचमूल है और दूसरा लघु पंचमूल। मतलब बड़े पंचमूल हैं 5 अलग हैं, बड़े वाले हैं 5 छोटे वाले हैं, ऐसे याद करने में आसानी रहेगी। समझ गए? तो दोनों को जब मिला दोगे बृहद पंचमूल लघु पंचमूल, तब वो दशमूल हो जाते हैं। ठीक है, अब बृहद पंचमूल के 5 नाम याद कर लो। बिल्व, काश्मरी, अग्निमंथ, पाटला, शौनाक, ये 5 हैं। ठीक है, बिल्व, काश्मर्य, तरकारी, पाटला, टुनटुकई ही महत, ऐसा बताया हुआ है। या तो श्लोक याद कर लो, बेस्ट रहेगा। श्लोक याद करोगे तो क्या रहेगा कि उसके नीचे वाली जो लाइन है, जयेत कषाय तिक्तोष्णम पंचमूलम कफानिलो, है ना, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, जो बृहद पंचमूल है, ठीक है, उसका यूज़ देखो, तिक्त रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है और कफवात नाशक है। के वी ऐसा याद रखो, वी के या के वी, कफ वात नाशक है। ठीक, ह्रस्व पंचमूल मतलब लघु पंचमूल 168 नंबर के श्लोक में देखो, ये बृहति द्वय मतलब छोटी कंटकारी, बड़ी कंटकारी, बृहति जिसको बोलते हैं। अंशुमति द्वय शालपर्णी, पृष्णिपर्णी और गोक्षरू मतलब गोक्षूर, गोखरू जिसको बोलते हैं, ये लघु पंचमूल है। ये रस और विपाक में मधुर होते हैं। ये ना तो अधिक शीत होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा उष्ण होंगे, और सर्व दोष का नाश करते हैं, सभी दोषों का नाश करेंगे ये। ह्रस्व पंचमूल जो है, 2 कंटकारी हैं, 2 अंशुमती हैं और 1 गोक्षूर है। याद करने में आसानी है। 2 कंटकारी जो है बड़ी छोटी दोनों हैं। कंटकारी मतलब जानते हो क्या होता है? कंटकारी नाम से समझ आ रहे हो, कांटे लगे हो जहाँ पे। कांटे मोस्टली कहाँ देखे हैं तुमने? तने पर देखे होंगे, किसी भी चीज़ के तने पर देखे होंगे, या फूल में लगे होंगे, छोटी जगह पे, थोड़ी जगह पे होंगे। लेकिन ये जो कंटकारी होती है, इसके पत्तों के बीच बीच में कांटे हैं। ये पत्ते अगर हैं ऐसे फ्लैट है तो इसके बीच बीच में कांटे निकले होते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका स्टेम जो है अपनी सुरक्षा के लिए तो स्टेम को कांटो स्पाइन में कन्वर्ट कर लेता है।
ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, वाटर को लॉस को ये बचाने जो के आप लिए। बता रहे हो, हमने स्टेम की बात ही नहीं की कि स्टेम कांटों में चेंज हो जाए। हमने तो पत्तियों पे कांटे बता रहे हैं, आप बात ही नहीं मेरी सुन रहे हैं। हमने कहा मोस्टली आपने कांटे कहाँ देखे होंगे, स्टेम पे देखे होंगे, इसीलिए जो आपने बताया वह हम पहले ही बता चुके हैं। स्टेम पे मोस्टली कांटने देखे हैं क्योंकि वाटर लॉस की वजह से होता है, ठीक है। वो स्टेम को कांटों में चेंज कर देते हो, तो उसमें ड्यू ड्रॉप्स जैसे आते हैं, तो थोड़े थोड़े पानी की मात्रा ज़रूरत पड़ती है, बस उतना ही काम चल जाता है। लेकिन जब पत्तियों, ये पत्ती है, इसका सरफेस है, ये पिछला वाला भाग, ये आगे वाला भाग, ये पत्तियां हैं, इसके बीच बीच में कांटे निकले होते हैं, उसे कंटकारी कहेंगे। जब बड़ी पत्ती होती है जिसकी, तो बृहद कंटकारी, और जो छोटी छोटी पत्तियां होती इतनी छोटी छोटी, तो वो छोटी कंटकारी होती है। दोनों कंटकारी ह्रस्व पंचमूल में यूज होंगी, ठीक है। अंशुमती द्वय, शालपर्णी और प्रश्नपर्णी, ठीक, ये अंशुमती द्वय नाम से आता है। और नेक्स्ट बचा गोखरू या फिर गोक्षूर बोलते हैं उसको। इतने छोटे छोटे फल होते हैं, उसमें सब में ऐसे कांटे निकले होते हैं। गोक्षूर का पिक देखना, बहुत मज़ेदार पिक है ये। मतलब ह्रस्व पंचमूल में सब में कांटे ही दिखेंगे मोस्टली, ठीक है। ये करता क्या है, ये तो विपाक और रस में मधुर होगा, बहुत ज़्यादा उष्ण भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शीत भी नहीं है, और सभी दोषों का नाश करेगा, मतलब त्रिदोष नाशक होता है, ठीक है। अब आते हैं मध्यम पंचमूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम पूछा जाता है। मध्यम और जीवनी पंचमूल के बारे में ज़रूर बात कर, याद कर लेना, ठीक है। मध्यम पंचमूल बला, पुनर्नवा, एरंड, मार्शपर्णी, मुद्गपर्णी। बला, पुनर्नवा तो विरेचक है। ऐसे देखा जाए तो काफ़ी द्रव्य विरेचक हैं। पुनर्नवा अगर विरेचक करें तो वैसे सारे द्रव्य लगभग विरेचक ही होते हैं। त्रिफला तो बताया विरेचक ही। अभी त्रिफला में कहीं भी ये नहीं आया विरेचक है, लेकिन लोग पेट साफ करने के लिए यूज़ करते हैं ना। लेकिन जो है ये जब अभी मध्यम, ऐसे बीच में मत बोला करो कि जो है पुनर्नवा विरेचक है, वैसे बहुत सारे विरेचक हैं। तुम किस लहजे से पूछे हो, मतलब किस रीज़न से? दी जा रही थी उस दिन, तो पुनर्नवा उसमें था। बस्ती के द्रव्य में पुनर्नवा मतलब विरेचक हो जाएगा? नॉट एट ऑल। विरेचक किसे कहते हैं? विरेचक वो जब खाने पे रेचन हो जाए, मतलब मोशन होने लगे, वो विरेचक है। पुनर्नवा वहाँ पे, जो पढ़े थे वहाँ पुनर्नवा पुनर्नवादी को पड़ा होगा। बस्ती की जो बात कर रहे हो उसका, पहले तुम पेशेंट देखे होते ना कि किस पेशेंट में यूज़ हो रहा है। देखा आपने किसकी कंडीशन थी? स्थौल्य थी पेशेंट, कुछ इनफर्टिलिटी की कंडीशन थी, क्योंकि मोस्टली अपने यहाँ पे इनफर्टिलिटी के ही पेशेंट आते हैं, है ना। इनफर्टिलिटी ड्यू टू कफ, वात दोष, इसकी वजह से वो यूज़ हो रहा था पुनर्नवा, है ना। ऐसा नहीं है विरेचन है। अब डाउट वहीं क्लियर कर लिया करो जहाँ पे देखा करो तुरंत। अब तुम यहाँ पूछ रहे हो, इतनी बड़ी स्टोरी तुम्हें बतानी पड़ी, वहीं पूछ लिए होते तो डाउट क्लियर हो गया होता, है ना। जैसे देखा करो तुरंत पूछ लिया करो। एरंड, एरंड, हाँ अब ये कहो ये रेचक है तो हम मान लेंगे, ठीक है। एरंड, शूर्पपर्णी द्वय, मतलब कि ये माशपर्णी और मुद्गपर्णी, ये मध्यम पंचमूल आते हैं, ठीक है। कफवात नाशक हैं, अल्प पित्तवर्धक हैं और शर हैं, मतलब कि ये रेचन का कार्य करेंगे। एक साथ मिलकर मध्यम पंचमूल के सभी द्रव्य जब एक साथ मिलेंगे तब रेचन का कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जीवनीय पंचमूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, 2-2 मार्क्स में आ चुका है बीएमएस के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, वो सॉरी ये फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। जीवनीय पंचमूल के द्रव्य लिखिए, गुण बहुत कम पूछे जाते हैं, बट द्रव्य यू हैव टू रिसाइट। शतावरी है, काकोली है, जीवंती, जीवक, ऋषभक, ठीक। काकोली, शतावरी, जीवंती, जीवक और ऋषभक, ये 5 जीवनी पंचमूल हैं। आंखों के लिए हितकर होंगे। वृश्य हैं, मतलब कि डायरेक्ट शुक्र धातु पे वर्क करेगा और पित्त और वात का नाश करती है, ठीक है। अब सबसे बढ़िया जो आता है वो है तृण पंचमूल। ये छोटे छोटे ही होंगे तृण जैसे, ठीक है। दर्भकाश, इक्षुशर, शाली, ऐसे गाने से याद कर लो, दर्भकाश, इक्षुशर, शाली, ठीक, ये नाम बस यही है। लेकिन अभी याद हो गया एक बार में, लेकिन अगर कल ये रिसाइट नहीं किए
तो वो न्यूरॉन्स क्या करेगा, सो जाएगा। ठीक है, फिर जब किसी दिन उसको जगाना होगा तब वो जगेगा, अगर याद रहेगा ये चीज़ तो। ठीक है, पित्तनाशक होता है, तृणपंचमूल है, पित्तनाशक है। ठीक है, नित्य उपयोग में आने वाले अन्न और आहार वर्ग का यहाँ एक लेश मात्र मतलब एक भाग ही केवल बताया गया हुआ है। यहाँ शूक वर्ग, शिंबी वर्ग, पक्वान्न वर्ग और फिर मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, औषधि वर्ग के रूप में कह दिया गया। ये समझो कि रोज के उपयोग में ये जो द्रव्य भी बताए गए तुम्हें, ये लेश मात्र बताया गया हुआ है, मतलब दिस इज ओनली वन पार्ट। अभी बहुत सारे पार्ट हैं इसके जो ऐसे द्रव्य हैं जिनका उपयोग खाने पीने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये उतने ही उपयोग में लाने वाले द्रव्य बताए गए हुए हैं यहाँ पे जिनका वर्णन हुआ है जितने सबसे कॉमन थे। ठीक, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। कितने मसाले हैं जो तुमको पता होंगे, कलौंजी यूज़ होती है, इसका उपयोग लो इसमें बताया ही नहीं है, कितना अच्छा होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अजवाइन नहीं बताएगी, ये देखो औषधि वर्ग में बता देनी चाहिए थी। जीरा भी नहीं बताया गया, बताओ। लौंग भी नहीं बताया गया, कितनी बेकार चीज़ है ना। लेकिन जो सबसे कॉमन थी, जो ज़्यादा मतलब लोगों को पता थी, वही चीज़ें ही केवल बताएगी। अब जो जिन द्रव्यों का नाम मैंने गिनाया अभी, वो सब आप सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अध्याय का सारांश हो चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ें बता दी गई हुई हैं, लघु पंचमूल बताए गए हुए हैं, तृण पंचमूल, जीवनी पंचमूल, मध्यम पंचमूल। ये जो चीज़ें हैं ये पंचमूल के नाम पे जो हैं, त्रिजात, त्रिफला, चातुर्जात, पंचकोल, त्रिकटु, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल, तृण पंचमूल। ये सारे द्रव्य आपको याद होने चाहिए, मतलब कंठस्थ होने चाहिए ऐसा। ठीक है, इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायाम प्रथमे सूत्रस्थाने अन्न स्वरूप विज्ञानीयूनाम षष्ठोध्याय। छठवां अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आपके बुक में पीछे देखिए कहीं पे अगर लिखा होगा, वो बुक पिक्स बनी होंगी तो देख लीजिएगा, अदरवाइज गूगल पे सर्च करिए। ठीक है, अथा तो अन्न रक्षा अध्याय व्याख्यास्यामति अस्माः त्रयो आदयो महर्षयः। अब इसके बाद अन्न रक्षा अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय आदि ऋषियों ने कहा। अब अन्न रक्षा इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।